नमस्कार, मैं हूं रमेश चंद्र क्लास। अपन बात करें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में समकालीन विश्व में सुरक्षा, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कि सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। नहीं, सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है? तो खतरे से आजादी। क्या है? खतरे से आजादी। उसके बाद बात करें अपन कि इसमें कह रहे हैं लोगों का क्या कहना है। जो लोग सुरक्षा के विषय में अध्ययन करते हैं उनका कहना है कि केवल उन चीजों को सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विषय बनाया जाए जिसमें जीवन के केंद्रीय मूल्यों का खतरा हो, यानी केंद्रीय मूल्यों का खतरा हो, यानी कि केंद्रीय जीवन के केंद्रीय मूल्यों का खतरा हो। तो केंद्रीय मूल्य क्या हो सकता है? तो सबसे पहले स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता पर कोई खतरा पैदा हो जाता है, या संप्रभुता पर कोई खतरा पैदा हो जाता है, या क्षेत्रीय अखंडता पर कोई खतरा पैदा होता है। इसको अपन खतरा मान रहे, बाकी हर छोटी बड़ी चीजों को अपन खतरा नहीं माना जाए। तो छोटी मोटी चीजें क्या होती है? अपन अपने घर से कोई बाहर निकलते, गाड़ी लेके निकलते और कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उसको अपन खतरा नहीं माने, यानी वैश्विक स्तर पर खतरा पैदा हो जाता है। यानी कोई देश किसी एक देश के ऊपर अटैक करता है किसी चीज को लेकर, उसे अपन खतरा मानेंगे। या कोरोना जैसी महामारी हो जाती है, उसको खतरा मानेंगे अपन। या ब्लूशन जैसी कोई बीमारियां पैदा हो जाती है, या किसी गैस की वजह से कोई लोग मर जाते हैं, या किसी कारण से कोई दवाई बनाते हैं लोग और वो वायरल हो जाती है, उसके कारण से लोग मरने, उसको अपन वैश्विक स्तर पर खतरा मानेंगे। बाकी अपन छोटी बड़ी चीजों को अपन खतरा नहीं मानेंगे। उसकी बात करते हैं कि सुरक्षा एक वाद विवादग्रस्त धारणा है। सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है। इसमें सुरक्षा की धारणा दो प्रकार की है। यानी कि सुरक्षा की धारणा कितनी प्रकार की है? दो प्रकार की है। अपन सुरक्षा की धारणा दो प्रकार की, अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सुरक्षा की पहली धारणा क्या है? अपारंपरिक धारणा। क्या है? अपारंपरिक धारणा। याद कीजिए, मैं बोल रहा हूँ, इससे याद करके आपको जैसे ही बोलूंगा आपके दिमाग में बैठेगा। बाकी अपन लिख के आपको नहीं समझा रहा, आपको समझ में नहीं आया। ओके, तो पहले क्या है? सुरक्षा की पहली धारणा क्या है? अपारंपरिक धारणा, और दूसरी है पारंपरिक धारणा। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपन सेकंड जो कि पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा में अपन बात करें तो अपना पारंपरिक धारणा को डिटेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे अपारंपरिक धारणा। तो पारंपरिक धारणा क्या होती है? पारंपरिक धारणा क्या होती है? इसमें एक टॉपिक आता है इसमें छोटा सा कि बाहरी जो मतलब खतरा होता है, और आंतरिक खतरा क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बाहरी खतरे के बारे में पढ़ेंगे। तो सैन्य हमला अपन सैन्य हमले को डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आपको पॉइंट वाइज आपको बता दी है, तो इनका बताऊंगा। बाकी एक बार सैन्य हमला होता है जिसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी 4 नंबर 2 नंबर में पहुंच सकता है। तो सैन्य हमला बाहरी से क्या होता है, कैसे हो सकता है? तो सैन्य हमले के बारे में बात करेंगे। टॉपिक अपना इधर से इधर जा रहा है। तो अपन बात करते हैं कि सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा माना जाता है। यानी इसमें क्या है? इसमें पॉइंट क्या कह रहा है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा या अवधारणा में सैन्य हमले को किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा माना जाता है। यानी कि कोई भी देश किसी भी देश पर अटैक करता है, ये कमजोर देश को पता होता है। जैसे अपने को भी किसी देश से डर लगता है, बाकी चीन से लगता है। बाकी अपने आसपास में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये छोटे देश, नेपाल, भूटान, ये छोटे देश, अपन इस देश से अपन डरते नहीं है सैन्य हमले के हिसाब से। बाकी अपन किसी देश से अपन झगड़ते नहीं है। बाकी छोटा बड़ा पाकिस्तान से लगता है, पाकिस्तान करता रहता है, अपन पाकिस्तान को अपन निपटा सकते हैं। तो अपन पाकिस्तान बाकी अपन मेन बात करते हैं तो अपन चीन से डरते हैं, क्योंकि अपन चीन से काफी पिछड़े हुए। बाकी अपन ऐसा क्या है तो स्वतंत्रता चीन को और अपने को साथ में मिली, पर वो टेक्नोलॉजी के स्तर पर वो काफी आगे चला गया है, जिसके कारण से टेक्नोलॉजी के स्तर पर वो अपने साथ सैन्य हमले से अपन अपने पर अटैक कर सकता है। इसलिए अपना इस टॉपिक में कह रहा है कि सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य हमले को किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरा माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में बात करते हैं कि खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है। यानी खतरे का स्रोत हमेशा कोई दूसरा मुल्क होता है। यानी कि अपन बात करें कि खतरा कब पैदा होता है? यानी कि कोई भी देश किसी भी देश पर अटैक करता है तो दूसरा ही देश अटैक करता है, बाकी खुद पर कोई अटैक नहीं। जैसे राज्य है तो अब 2 राज्य होते हैं, वो अपने देश के अंदर कोई अपनी अटैक नहीं करेंगे। उनको पता है कि अटैक करने से क्या मतलब रहेगा, तो कोई दूसरा मुल्क ही अटैक करता है किसी भी देश पर। तो इसमें पॉइंट क्या है? खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले के लिए किसी भी देश को धमकी देकर स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता जैसी किसी भी देश के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यानी कि वो धमकी देता है कि तुम्हारे स्वतंत्रता को अपन बिगाड़ देंगे, या उनकी ठहर पहुंचाएंगे, और संप्रभुता को या क्षेत्रीय अखंडता को ठहर पहुंचाएंगे, या वो धमकी देता है इस कारण से अपन तुम्हें हम पीछे ला सकते हैं और तुम्हें अपन झुका सकते हैं। तो इस कारण से कैसे सैन्य हमले से वो क्या अपने देश पर अटैक कर सकता है, या किसी देश पर अपन अटैक कर सकते हैं। तो ये सिस्टम होता है। तो
खतरे 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 का ये स्रोत या खतरे का अर्थ क्या होता है, तो इसको डिटेल पढ़ेंगे तो ये इसका अर्थ होता है नहीं खतरे की आजादी का डर की जी रहे। उसके बाद बात करें नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि सैन्य कार्रवाई, यानी कि सैन्य कार्रवाई से आम लोगों के जीवन को कभी भी खतरा होता है। यानी कि जैसे कि ये दो देश आपस में झगड़ रहे हैं, तो सैनिक झगड़ रहे या सेना झगड़ रही है, फौज झगड़ रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोगों को मार रहे कर रहे। बाकी जो आम लोग होते हैं उनको बहुत डर लगता है, उनकी मतलब उनको बहुत कभी भी कुछ भी नुकसान होने की पूरी संभावना होती है, उनके कोई मतलब नहीं रहता है। इसमें कह रहा है कि सैन्य कार्रवाई से आम लोगों के जीवन में भी खतरा होता है। सैन्य हमले अपने भारत में सैन्य हमला होता है तो आम जम्मू कश्मीर में या वहां पर होता है, तो जो आम लोग है वो भी बेकार मारे जाते हैं, तो उनको भी खतरा होता है इसमें। उसके बाद बात करें ये टॉपिक सैन्य हमले को डिटेल में पढ़ लिया, अपन बात करें जनसंचार, जिसमें क्वेश्चन आ जाता है कि खतरे की पारंपरिक धारणा में पॉइंट वाइज पॉइंट एग्जाम की दृष्टि में आ गया कि पारंपरिक धारणा को डिटेल में बताइए। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कि बाहरी खतरे को पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद ऐसे टॉपिक वाइज पॉइंट अपन लिखेंगे। और आप चाहो तो 4 नंबर में क्वेश्चन है तो सैन्य हमले को अपन डिटेल में उसको लिख देंगे, उसके बाद पॉइंट वाइज इसको डिटेल में लिख सकेंगे। उसके बाद बात करें अपन जनसंहार शक्ति संतुलन करना, यानी कि दो देश जैसे कि शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है, शक्ति संतुलन है कि कोई भी दो देश बराबर टक्कर के होते हैं तो उनके बीच में युद्ध नहीं होता। जैसे अमेरिका और सोवियत के बीच में स्थिति चला था, तो शक्ति संतुलन वहां कायम हुआ था। क्या शक्ति संतुलन हुआ था? क्योंकि दोनों परमाणु देश थे, जिस कारण से वहां पर युद्ध नहीं हुआ, शक्ति ओनली स्थिति युद्ध था। और स्थिति युद्ध का कारण होता है कि वातावरण से युद्ध होता है, उसे स्थिति कहते हैं। और शक्ति संतुलन की वजह से वहां पर तीसरा वर्ल्ड वार नहीं हुआ, बाकी तीसरा वर्ल्ड वार हो जाता। और द्वितीय वर्ल्ड वार कब हुआ था आपको पता है? तो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। और किसके मध्य हुआ था आपको पता है? जापान और किसके मध्य हुआ था पता है? थोड़ा बहुत कि भूल गए यार, याद करो यार, कोई कमेंट करो यार। उसके बाद तो किसके मध्य होता है? जापान और अमेरिका बीच में होता है। और अमेरिका जापान के दो देशों पर बम गिराता है, लिटेस और फेडमैन। कब गिराता है ना? 7 अगस्त और 9 अगस्त। ओके, उसके बाद बात करें अपन गठबंधन। इसमें ये गठबंधन भी आता है, गठबंधन भी आता है। अपन चाहे तो सैन्य हमले को या कोई भी खतरा पारंपरिक धारणा में कोई खतरा पैदा होता है कि आर्थिक या वैश्विक स्तर पर खतरा पैदा होता है, तो उसको अपन रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? गठबंधन कर सकते हैं। क्या गठबंधन कर सकते हैं? तो गठबंधन का अपने भारत और पाकिस्तान ने किया, भारत और बांग्लादेश ने किया, भारत श्रीलंका ने किया, भारत अमेरिका ने किए, और भारत सोवियत संघ ने किए थे 20 वर्षीय गठबंधन 1978 में। ओके, तो पहला पढ़ा है वो याद किए ताकि एग्जाम में सारा आएगा आपको। ऐसे नहीं आप जैसे पढ़ाएंगे उसको याद करो, बाकी जो पहले पढ़ा है उसको भूल जाओगे, ऐसा नहीं करना। ओके, उसके बाद है निश्चितीकरण आया, उसमें वो आंतरिक खतरा आ गया कि अपने देश में ही एक खतरा पैदा हो जाता। इसमें एक पॉइंट है कि ये टॉपिक इसमें ही कि बाहरी खतरा क्या होता है। बाहरी खतरे में आता है कि सैन्य हमला, जनसंचार, शक्ति संतुलन, गठबंधन और सशक्तिकरण, ये होता है। उसके बाद होता है आंतरिक, यानी अपने देश में ही खतरा क्या पैदा हो जाता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आंतरिक खतरा क्या होता है? तो क्या कानूनी व्यवस्था, यानी कानूनी व्यवस्था का पालना नहीं करता है कोई लोग, तो इससे कानूनी व्यवस्था बिगड़ जाना और फिर देश में अलगाववाद जैसे आंदोलन होना या कानून की पालना नहीं करना, जो जिस आदमी किसी भी जाति को जो मतलब अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकारों नहीं मिला और वो कर दे, तो कानूनी व्यवस्था का पालन नहीं करना। अलगाववाद जैसे युद्ध हो जाए, अलगाववाद जैसे आंदोलन हो जाए, और राज्य में गृह युद्ध हो जाए, यानी राज्य में गृह युद्ध होना है। कि आंतरिक क्या होता है कि अपने देश में ही कोई खतरे का स्रोत क्या होता है, तो उसमें कानूनी व्यवस्था होता है, कानून की पालना नहीं करते। उसके बाद है अलगाववाद जैसे आंदोलन हो जाते हैं, उसके बाद गृह युद्ध हो जाना, ये अपने देश में एक आंतरिक खतरा पैदा हो जाना। उसके बाद आते हैं अपन कि किसी भी देश पर कोई देश अटैक करता है और उसको किस तरीके से अपना जवाब दे सकते हैं। अब अपना टॉपिक है कि बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति होती है तो वो क्या कर सकता है, जिससे युद्ध रुक सकता है या युद्ध हो सकता है, या उससे युद्ध से अपने को क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो अपन इस टॉपिक के बाद अपन बात करते हैं जो कि पारंपरिक धारणा में आता है। तो क्या आता है? तो अपना क्या टॉपिक है? तो बुनियादी तौर पर किसी भी सरकार के पास युद्ध की स्थिति होती है तो वो क्या कर सकता है, उससे क्या उसको बेनिफिट मिल सकता है या उसको नुकसान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले वो क्या कर सकता है? आत्मसमर्पण कर सकता है। क्या? आत्मसमर्पण कर सकता है। यानी कि आत्मसमर्पण करने का मतलब है कि कोई देश किसी देश पर अटैक करता है तो कमजोर देश उसको आत्मसमर्पण करता है, यानी कि उसका गुलाम बन जाना, यानी उसका गुलाम बन जाना उसका कार्य होता है। और सबसे पहला ये कार्य होता है। उसके बाद वो दूसरा कारण क्या सोचेगा? ये कारण काम नहीं आया तो उसके बाद दूसरा पॉइंट है अपना कि दूसरे के पक्ष की बात को बिना युद्ध के मान लेना, यानी कि वो युद्ध कर रहा है, कोई ताकतवर देश युद्ध करता है और कमजोर देश उसको क्या कर सकता है, तो दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध के मान लेना,
यानी कि इसी में भी ऐसा होता है कि दूसरा देश युद्ध करता है और ये उसकी बात मान लेता है, यानी हम युद्ध नहीं करेंगे और आप जो कहोगे वो हम करेंगे। और युद्ध की के दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध को मान लेना, और अथवा युद्ध से होने वाला, युद्ध से होना नाश, युद्ध में होने वाला नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना, यानी कि वो बताता है कि युद्ध से क्या होगा, यानी कि मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको क्या मिला है। और आपको पता है युद्ध से कोई किसी को बेनिफिट नहीं मिलता है, सभी को नुकसान होता है। इधर से गोलियां चलती है, इधर से तो दोनों देशों यानी दो युद्ध के होते हो रहे हैं, तो दोनों को नुकसान होता है। तो वो संकेत बताता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, जिसके कारण से जो युद्ध करता है, आगे वाला देश युद्ध करता है, कोई मार्क्स युद्ध करती है, उसको उसके मकसद होता है, उससे उसका दिमाग या उसके मकसद से उसका कार्य हटा देता है, जिस कारण से हद तक बढ़ाने का संकेत देना, और कि दूसरा पक्ष के सहमकर हमला कहने बाज आए, यानी हमला करने के बाद आए कि वो हमला करने के से मना कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है अपना थर्ड टॉपिक आता है कि युद्ध ठंड जाए, यानी युद्ध ठंड जाए तो अपनी रक्षा करना, यानी कि युद्ध ठंड जाए अपनी रक्षा करना, ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और पीछे हट जाए, यानी वो क्या कहना है, पीछे हट जाए अथवा हमलावर को पराजित कर देना, यानी कि उसका कहना है कि उसके मकसद से हटाकर अपना युद्ध करना है उसके ऊपर, क्या कहना है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि अगर किसी देश के पास युद्ध की स्थिति ना है तो वो क्या उपयोग कर सकता है, तो इन तीन पॉइंट को लिख देंगे। अब आराम से 4 नंबर है, 4 नंबर वाला मिल जाएगा और 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद बात करें पर कि एक नंबर में क्वेश्चन उठते हैं जो साइड वो अपने बुक में साइड में लिखे होते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वही अधिकतर जैसे साइड में आता है, बुक में वहां लिखा होता है, तो वो होता है कि इसमें अपन 2 क्वेश्चन लिए उसमें से जो कि उस टॉपिक के वाइज चल रहे हैं। तो अप्रोच किसे कहते हैं, क्या है अप्रोच किसे कहते हैं, नहीं क्वेश्चन 1 नंबर में आ गया अप्रोच किसे कहते हैं, या ऑप्शन में दे दिया क्वेश्चन में, और ऑप्शन में दे दिया 1 नंबर वाले में ऑप्शन में दे दिया कि अप्रोच किसे कहते हैं। तो अप्रोच की पूरी परिभाषा लिख देते हैं और पूछते हैं कि ये परिभाषा किसकी है, तो उसमें बाकी अलग अलग लिखने के बाद एक देते अप्रोच लेते थे। तो इसलिए वो ध्यान रखिए कि अप्रोच की परिभाषा पूछ रहे अपन। तो अप्रोच की परिभाषा क्या होती है कि सुरक्षा की नीति का संबंध युद्ध की आकांक्षा को रोकने में होता है, जिसे अपन अप्रोच नीति कहते हैं या अप्रोच नीति कहते हैं। उसी बात करते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ से उठने की संभावना है कि रक्षा किसे कहते हैं, रक्षा किसे कहते हैं। इसी में भी आप पूछ लिया रक्षा किसे कहते हैं, ये प्रश्न 1 नंबर में बोल लिया, उसकी परिभाषा पूछ ली थी या अवसर में दे दिया, तो अपन क्या कहेंगे। तो इसमें यहाँ रक्षा किसे कहते हैं, तो युद्ध को सीमित रखने अथवा उसका समाप्त करने से होता है, जिसे अपन रक्षा कहते हैं। कि कोई युद्ध हो रहा है उसको अपन सीमित स्तर पर रखते हैं या उसको समाप्त करते हैं, उसे रक्षा कहते हैं। उसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट टॉपिक में गठबंधन को अपन खोलकर डिटेल में पढ़ेंगे। किसको, गठबंधन जो टॉपिक था अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे।